नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मालवा एकेडमी। अब हम क्या करते हैं कि एमपीटीईटी का जो पेपर चल रहा था, आज हम उसका 4th पार्ट देख रहे हैं। एमपीटीईटी, एमपीटीईटी कौन सा, मतलब 2018। इसका जो हम 100 नंबर के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, उसमें 70 क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। 3 वीडियो के अंतर्गत छोटे छोटे वीडियो हमने बनाए। अब हम आज किस पे आते हैं, 4th वीडियो के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें हम 71वें क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। निम्नलिखित में से क्या आंशिक मूल परजीवी है? विच ऑफ द फॉलोइंग ए पार्टिकल रूट पैरासाइट। तो इसने बोला है कि आंशिक मूल परजीवी का, उसने पार्टिकल पैरासाइट का बोला है, तो हम सीधा सा फंडा देंगे यहाँ पे क्लोज। क्लोज देखेंगे, क्लोज का मतलब क्या है? कसकुटा। कसकुटा यहाँ पे आएगा लोरेंथस। लोरेंथस के बाद में क्या आएगा यहाँ पे? ओरोबंकी। ओरोबंकी यहाँ पे आएगा। ओरोबंकी के बाद में यहाँ क्या आएगा? स्ट्राइगा। स्ट्राइगा। अब ये क्या है? पूर्ण तना परजीवी। इसके बाद ये आएगा अर्ध तना परजीवी, ये आएगा पूर्ण जड़ परजीवी, और ये आएगा पूर्ण के बाद अर्ध। अर्ध मतलब ये होता है आंशिक, आंशिक जड़ परजीवी। तो आपका उदाहरण क्या पे क्या फिट हुआ? ट्रिक्टिया से स्ट्राइगा हुआ। तो हम देखेंगे स्ट्राइगा है क्या, तो यहाँ स्ट्राइगा हुआ, ये इसका उत्तर होगा। ठीक है, अब देखेंगे अव्यवस्थित ग्रह प्रणाली का निम्नलिखित में से क्या एक लाभ नहीं है? नहीं का बोला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एडवांटेज ऑफ लोस हाउसिंग सिस्टम। तो इनने बोला है अधिक फर्श स्थान की जरूरत होती है, तो नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे कोई इसका कहने का मतलब है अधिक फर्श स्थान की जरूरत होती है अगर अव्यवस्थित घर होगा, तो ये इसका कोई लाभ नहीं है, ये तो हमारा क्या है? नुकसान है। तो लाभ नहीं है, तो वही तो है, लाभ नहीं है। लाभ नहीं का मतलब क्या है? यही तो हमारा क्या है? नुकसान है। तो ये बिल्कुल सही आ रहा है। अभी तो देखेंगे गाय का दूध और दूध वाले कोठार यानी मिल्किंग बार्न में निकाला जाता है, जिससे स्वच्छ दूध प्राप्त होता है। तो इसका तो इस व्यवस्था से लेना देना कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद में ये इसका नहीं है ऑप्शन। फिर है श्रम की आवश्यकताएं कम होती है, लेबर रिक्वायरमेंट इज लेस। ऐसा कुछ भी नहीं है, जितनी व्यवस्था बिगड़ेगी उतनी ज्यादा लेबर की जरूरत होगी। फिर है यहाँ पे इट इज सुटेबल फॉर ओनली वार्म रीजन, यह केवल गर्म क्षेत्रों के लिए उपयोग होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे इसका ये उत्तर आया, मतलब पशुपालन से क्वेश्चन पूछा गया है और बेसिक क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन इसने पूछा है यहाँ पे। अब देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कुक्कुट पालन की एक अमेरिकन नस्ल नहीं है? इसने क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए अमेरिकन ब्रीड ऑफ पोल्ट्री। तो याद रखना न्यू हैम्पशायर, रोड आयरलैंड और प्लाउमाउथ रॉक, ये सब है, मात्र एक नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? नहीं है। क्या पूछ रहा? अमेरिकन नस्ल नहीं है, कार्निस है। तो ये मुर्गी पालन हम पढ़ेंगे, मुर्गी पालन में इसको हम देखेंगे। फिर है निम्नलिखित में से क्या भोजन में मिलाया जाने वाला योजक फीड एडिटिंग नहीं है? फिर इसने क्या पूछा? फीड एडिटिंग नहीं है। तो देखो, कोई सी भी चीज यदि भोजन तैयार करते हैं हम किसी को भी देने के लिए, तो हम कोशिश करते हैं उसमें क्या हो, ये मुर्गी पालन पशुपालन में स्वाद बढ़ाने वाले एजेंट मिलाते हैं, सही है, एंटीबायोटिक हम मिलाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट हम उसमें मिलाते हैं। लेकिन मछली का भोजन जो है, फिश मिल्स है, इसको हम मिलाएं तो यहाँ पर जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? योजक नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन आएगा, ये वाला ऑप्शन उसका नहीं आएगा। नहीं के कारण, अगर यहाँ हाँ कर देता तो इसके 3 ऑप्शन हो जाते। देखेंगे अंकुरण के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल फॉर जर्मिनेशन, मतलब नेसेसरी कौन सा नहीं है? नॉट नेसेसरी उसने बोला है। तो पहला है विंड पवन, दूसरा है मृदा, तीसरा है जल, और चौथा कौन सा है? वायु। तो याद रखना ये 3 फैक्टर तो आपको जरूरी है। 3 फैक्टर इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर आता है, एक तो ऑर्गेनिक मैटर, यहाँ पे क्या आ जाता है? खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ के बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे जल आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा? वायु आ जाएगा। वायु अलग चीज है, पवन अलग चीज है। पवन जो हवाएं चलती है, बहती है, तो पवन अलग चीज है, तो पवन की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या है? इसकी आवश्यकता नहीं होगी, ये है। बाकी इनकी तो 3 की हमको आवश्यकता होगी। तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? विंड। निम्नलिखित में से क्या है? खेती की प्रणाली नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम ऑफ फार्मिंग। सिस्टम ऑफ फार्मिंग के अंतर्गत एक कौन है जो नहीं आता है? तो देखेंगे सामूहिक खेती तो खेती की प्रणाली है। वर्षा सिंचित खेती यानी कि रेन फेड फार्मिंग, ये नहीं है।
स्टेट फार्मिंग राजकीय खेती ये भी आती है, कोऑपरेटिव फार्मिंग यानी सहकारी खेती भी आती है। मतलब यहाँ पे क्या बताना है हमको, प्रणाली नहीं है, तो याद रखना रेनफेड और फार्मिंग यहाँ इसकी प्रणाली नहीं है, बाकी की 3 प्रणाली है। अब देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जल संरक्षण की विधि का उदाहरण है। हमको क्या बताना है, जल संरक्षण की विधि का उदाहरण है अगर बोलेंगे तो अलग आएगा, लेकिन इसने सारे ऑप्शन में क्या कर दिया, हमको नहीं दे दिया और हम जल्दी जल्दी में क्वेश्चन को है पढ़ लेते हैं और उसका उत्तर लगा देते हैं। जल संरक्षण की विधि के अंतर्गत नहीं आता है। पानी की बर्बादी को रोकना, तो ये तो आता है जल संरक्षण में, और इसने पूछा नहीं है तो ये ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा आया है सिंचाई क्षमता में सुधार करना, सिंचाई क्षमता में सुधार करना ये जल संरक्षण के अंतर्गत नहीं आता है। जल संरक्षण का मतलब आता है जल को बचाना, भूमिगत जल निष्कर्ष, फिर क्या आ गया ग्राउंड वाटर जो होता है, अंडरग्राउंड जो होता है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन यानी भूमिगत जल का निष्कर्ष करना, और एक यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है वर्षा जल संग्रह, तो ये तो आता है, भूमिगत जल का निष्कर्षण है, फिर सिंचाई क्षमता में सुधार, तो एक ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग जा रहा है, बाकी के 3 ऑप्शन यहाँ पर क्या कर रहे हैं एक जैसे आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे पानी की बर्बादी को रोकना, फिर है भूमिगत जल का निष्कर्षण करना और वर्षा जल का संग्रह करना, तो ये एक साथ आते हैं, बाकी का एक क्वेश्चन अलग हट जाएगा। तो ये यहाँ से कहां से क्वेश्चन पूछ लिया, ये क्वेश्चन इसने पूछ लिया वाटर सेट से, कहां से, वाटर सेट से इसको क्वेश्चन पूछ लिया है ना, वाटर सेट से। अब देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा लान बनाने का सबसे तेज तरीका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्विक मेथड ऑफ लान मेकिंग, मतलब सबसे जल्दी बनाने का काम कौन करता है, टर्बोप्लास्टिक करता है, टर्फाइन करता है, इसके बाद सीडिंग करता है, डिबलिंग करता है। तो याद हमको रखना है टर्फिंग जो होता है इसका मेथड जो होता है जल्दी करता है, और ये हमको कहां पढ़ेंगे, हम लान चैप्टर जो पढ़ेंगे उसके अंतर्गत हार्टिकल्चर से यहाँ क्वेश्चन आया है। आप देखो एक क्वेश्चन हार्टिकल्चर से दिया, एक पशुपालन से दिया, एक फिजिक्स से दिया, एक केमिस्ट्री से दिया, एक मैथ्स से दिया, मतलब इस तरह से वो क्वेश्चन पूछता जा रहा है। तो एक एक क्वेश्चन का महत्व है। एमपीटीईटी आप आसान मत समझना, जितना आसान एमपीटीईटी लगता है उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि यहाँ आपको गजेटेड ऑफिसर के समथिंग रैंक में आके बैठना पड़ता है, यानी कि राजपत्रित अधिकारी होता है। तो कहने का मेरा आशय ये, वर्ग 1 का पेपर जो होता है वो टफ आता है। यूं अगर देखें तो पेपर आसान दिख रहा है, लेकिन मैटर बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, जब जाकर हमारे क्वेश्चन उसमें सोल्व होते हैं। फिर देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक कीटनाशक है, तो जिंक फास्फेट ये तो है नहीं, फिर है नीम का अर्क, नीम एक्सट्रेट ये हो सकता है, फिर है ब्लू कॉपर नीला तांबा जिसको बोलते हैं ये भी नहीं होगा, फिर क्लोरोपाइरीफास ये भी नहीं होगा। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, नीम का अर्क। सिंपल सा क्वेश्चन, अच्छा पूछ लिया उसने। और नीम वर्ष कब मनाया गया था, मतलब ये ध्यान रखना नीम पेटेंट जो है इसका क्वेश्चन भी बन सकता है। और अभी सबसे ज्यादा 2004 जो हमने नीम पेटेंट लिया था 4-5 के आसपास, तो याद रखना कि यहाँ पर नीम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन और भी आ सकते हैं, क्योंकि अभी नीम लेपित यूरिया आया है, नीम लेपित क्या यूरिया में इसका प्रयोग किया जाने लगा है, नीम कोटेड यूरिया जिसको बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोन्यूट्रिएंट इज द एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के निर्माण में, ऑक्सीजन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व आवश्यक है। तो मैं इसको कृषि ब्रह्मास्त्र बुक में लिख भी चुका हूं, आपका जिंक आएगा, ये हमने लिखा है कृषि ब्रह्मास्त्र, एक मिनट, कृषि ब्रह्मास्त्र बुक में आपको मिल जाएगा। किसमें मिलेगा, कृषि ब्रह्मास्त्र बुक में आपको मिल जाएगा। आपका उत्तर क्या आ जाएगा, जिंक आएगा। आप उसमें जाकर पढ़ोगे पोषक तत्वों के बारे में और प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ोगे तो कृषि बुक में आपको मिल जाएगा, कृषि ब्रह्मास्त्र के अंतर्गत। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इरिगेशन हैज इन द हाईएस्ट वाटर यूज इन इफिशियंसी, यानी सिंचाई के निम्नलिखित तरीकों में किसमें उच्च जल क्षमता होती है। जल उपयोग क्षमता की बात करी, जल उपयोग क्षमता किसकी उच्च होगी, तो हम देखेंगे स्प्रिंगल है, ड्रिप है, सतह सिंचाई है और कूड़े, फरो, सरफेस, ड्रिप, और ये तो हम जानते ही है। ये हमारे सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए, मतलब सिंपल क्वेश्चन आएगा वहां तो हमको इधर करना ही नहीं है। लेकिन कंपटीशन टफ अगर होता है तो वहां कहां बना जाता है, जहां हमारे क्वेश्चन क्या है
यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमको पता नहीं होते, पढ़ते तो हैं हम नॉर्मल, लेकिन हम ध्यान नहीं देते कि यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन जो 5-7 ऊपर नीचे हो जाते हैं, वहां हमारी लाइफ बना भी सकते हैं और वहां हमको गर्द में भी ले जा सकते हैं, है ना। फिर देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव, किसकी बात करी इसने, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, निम्नलिखित में से क्या नर जनन तंत्र का भाग नहीं है। अब ये वापिस उसने क्वेश्चन किससे पूछ लिया, पशुपालन से रिलेटेड पूछ लिया। यहाँ पर ब्रशन कोष दे रखा है, ये तो नर का भाग कहलाता है, ब्रशन टेस्टिस ये भी कहलाता है। इसके बाद में यहाँ पर देखो गर्भाशय नाल, ये क्या है, महिला मतलब कहने का मतलब मेल फीमेल पार्ट के अंतर्गत आता है। एपीडी डायनिमिस करके अधिब्रशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एपीडी डायमिस, तो इसको अधिब्रशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गर्भाशय नाल, मतलब भाग नहीं पूछा है उसने, क्या है, नर जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो ये पशुपालन से सामान्य क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। फिर देखेंगे ऊष्मा ऊर्जा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट हीट एनर्जी, हीट एनर्जी के बारे में गलत है कि ऊर्जा का जो प्रसार होता है वो कहां से कम होता है, तो उसके बारे में उसने पूछा है। ऊष्मा ऊर्जा एक लेंस द्वारा एक बिंदु पर केंद्रित की जा सकती है, बिल्कुल सही है, की जा सकती है, लेकिन एक कथन यहाँ पे क्या बोला है, गलत कथन का बोला है, तो ये कथन तो सही कथन हो गया। दूसरा कथन देखेंगे, अब ये बोलेंगे ऊष्मा ऊर्जा एक कांच की प्लेट के माध्यम से प्रेषित की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। यानी देखो पहला क्या है, हीट एनर्जी कैन बी फोकस्ड टू ए पॉइंट बाय ए लेंस, एक लेंस के द्वारा एक जगह एकत्रित कर दिया। दूसरा है हीट एनर्जी कैन बी ट्रांसमिटेड बाय थ्रोट ए ग्लास प्लांट, मतलब उससे भी हम प्रेषित कर सकते हैं कांच के घर से। फिर इसके बाद में द हीट एनर्जी कैन बी रिफ्लेक्ट बाय ए मिरर, यानी ऊष्मा ऊर्जा एक दर्पण से परावर्तित कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चौथा देखते हैं कि हीट एनर्जी कैन नॉट बी यूज्ड टू द वर्क, यानी कार्य करने के लिए ऊष्मा ऊर्जा का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, कार्य ऊष्मा ऊर्जा से तो होता ही है, तो इसलिए यहाँ एक क्वेश्चन इसका क्या है, गलत कहलाएगा, इसलिए इसका उत्तर ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, अब ये बोल रहा है रेडियो ब्रॉडकास्टिंग निम्नलिखित में से क्या रेडियो का प्रसारण नहीं है, इसने बोल दिया निम्नलिखित में से क्या रेडियो का प्रसारण नहीं है, तो यहाँ पे भाषण और व्याख्यान दे रखा है। भाषण व्याख्यान तो होता है, सीधी बातचीत यहाँ पर बात करें तो स्ट्रिंग टॉक ये भी हो सकता है, सॉन्ग हो सकता है, यहाँ साक्षात्कार नहीं होता, तो नहीं के अंतर्गत आएगा, क्योंकि रेडियो पे साक्षात्कार कैसे होगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि साक्षात्कार कैसे होगा। तो यहाँ पर अभी तो इसका उत्तर यही है, यहाँ पे भाषण तो होता ही है, हमने देखा है कि रेडियो पे भाषण आजकल चल ही रहे हैं, मन की बात जो है वो सीधे से चलती है, तो मेरा कहने का आशय है यहाँ पे साक्षात्कार इसका उत्तर नहीं होगा। और भी इसका अगर कुछ सॉल्यूशन निकलेगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन मुझे तो अभी यहाँ पे ये लग रहा है यही उत्तर इसका होना चाहिए। उसने उसका उत्तर दूसरा ले रखा है, यहाँ पे क्या ले रखा है, भाषण या व्याख्यान। तो अगर देखो कुछ हद तक ये हो जाए तो व्याख्यान नहीं होता, यानी कि कहने का मतलब व्याख्यान भी नहीं होता, भाषण हो सकता है, लेकिन उसने यहाँ लेक्चर दे रखा है। हमारी समस्या क्या इंग्लिश पे खड़ी कर दी है, व्याख्यान जो है वो एक तरफा व्याख्यान नहीं हो सकता, लेकिन हम पढ़ने अगर जा रहे हैं तो कोई अगर एक तरफा पढ़ा रहा है तो वहां उसका व्याख्यान नहीं हो सकता, तो इसका उत्तर थोड़ा सा गड़बड़ है, तो मुझे यही लग रहा है ना, अभी इसको छोड़ो। फिर देखें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल फॉर फार्म मैनेजमेंट, फार्म मैनेजर निम्नलिखित में से क्या खेत प्रबंधन का एक टूल नहीं है। खेत प्रबंधन यानी कि विच मैनेजमेंट, यानी कि आपका सीधा सा पूछ लिया आपका इकोनॉमिक्स से, कहां से क्वेश्चन उठ गया, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन उठा लिया उसने बोल दिया कि निम्नलिखित में से खेत प्रबंधन का एक टूल नहीं है। कृषि योजना खेत प्रबंधन मैनेजमेंट के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट है फार्म प्लानिंग। फिर है फार्म बुक कीपिंग, फार्म बुक कीपिंग नहीं आएगा इसका, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, इसका उत्तर नहीं में दिया, तो यही उत्तर इसका बन रहा है अभी। तो फार्म बजटिंग, फार्म प्लानिंग होती है, फार्म बजटिंग होता है, प्रोडक्शन एंड कास्ट फंक्शन तैयार किया जाता है, क्योंकि मैं आपको एमपी एपी पढ़ा चुका हूं, तो ये सब होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, फार्म बुकलेट का कोई मतलब नहीं है, टूल नहीं पूछा उसने, तो ये इसका टूल नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना इसका। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द सीजन फॉर द सीडलेस
सीडलेसनेस इज थॉम्सन सीडलेस ग्रेप। निम्नलिखित में कौन सी स्थिति यानी रीजन, सॉरी सीजन नहीं रीजन है वो, रीजन स्थिति थॉम्सन सीडलेस अंगूरों में बीज न होने का कारण, बीज न होने का कारण है? तो पार्थेनोकार्पी, यानी कि पार्थेनोकार्पी लिखा है, इनकम्प्लीट फ्लावर अपूर्ण फूल बोला है, नॉन वेबल प्रोलन आवर्धन क्षम्य नर परागण, और फिर दिया है स्टेनोस्पर्मोकार्पी, स्टेनोस्पर्मोकार्पी। तो ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब देखें which one of the following phosphatic fertilizer is a by product of steel इंडस्ट्री। इसने बोल दिया है कि स्टील इंडस्ट्रीज में जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है। पहला देखा रखा है बेसिक स्लेक, इंग्लिश पे ध्यान देना, बुनियादी धातुमल में पल्ले भी नहीं पड़ेगा। क्या दे रखा है? बेसिक स्लेक। फिर है नाइट्रोफॉस्फेट, यहां तो नाइट्रोफॉस्फेट दे रखा है, ये तो होगा नहीं। फिर है सिंगल सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट ये भी नहीं होगा, डीएपी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बुनियादी धातुमल, या हम क्या बोलते हैं बेसिक स्लेक, हम जिसको बोलते हैं यहाँ हमें वहां से प्राप्त होता है, मृदा सुधारक के लिए यूज करते हैं। किस क्या है? विच टाइप ऑफ सोइल एक्जिबिंग सेल्फ टर्निंग प्रॉपर्टी, मतलब कि सेल्फ टर्निंग की जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी मृदा में पाई जाती है। तो आपको पता ही है कि किस मिट्टी में पाई जाती है, किस प्रकार की मिट्टी सेल्फ टर्निंग प्रॉपर्टी प्रदर्शित करती है, यानी मिट्टी उथल पुथल एक दूसरे को करती है। तो मैं इसको सॉइल साइंस में पढ़ा भी चुका हूँ, कृषि ब्रह्मास्त्र बुक में ये लिखा भी है हमने, और उसको ऐड भी किया है कि मोन्ट, यहाँ पे जो खनिज है, कहने का मेरा मतलब है यहाँ पे जो गण है, आर्डर है ना, वो आर्डर मैंने बताया, उस आर्डर के अंदर मैंने क्या बताया है? मिट्टी तक बताई है। तो याद रखना लेटेराइट, जलोढ़, लाल मिट्टी, और ये क्या आएगा? काली मिट्टी के अंतर्गत ये आएगा। तो काली मिट्टी के अंतर्गत ये आएगा, और इसका एक गण भी इसमें दे रखा है, यानी काली मिट्टी का जो गण है उसमें उसको बोला है पेडोटर्बेशन। उस क्रिया को बोला क्या है? पेडोटर्बेशन। इस क्रिया को क्या बोला है? पेडोटर्बेशन। पेडोटर्बेशन की क्रिया का मतलब होता है उथल पुथल करना। काली मिट्टी जो है उसमें ये विशेषता पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे आगे, जड़ का कौन सा भाग जल तथा खनिज को अवशोषित करता है? विच पार्ट ऑफ रूट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स। तो आपको पता ही है, जब पौधा, जब बीज बनता है तो वो पहली जड़ निकालता है, उसको बोलता है प्राथमिक जड़। फिर जो द्वितीयक जड़ निकालता है, दूसरी, उसको द्वितीयक जड़, और उसमें से जो जड़ निकलती है उसको बोलते हैं तृतीयक जड़। और तृतीयक जड़ के बाद में फिर जो मूल रोम का निर्माण होता है, किसका? मूल रोम का जो निर्माण होता है, वो मूल रोम क्या करते हैं? मूल रोम क्या करते हैं? ये खनिज को और पौधे के अंदर के भाग से ले जाके इस पौधे को क्या कर देते हैं? पोषक तत्व प्रदान करते हैं। देखते हैं रूट कैप, नहीं रूट कैप नहीं करता है, रूट कैप तो सबसे ऊपर यहाँ पे होती है रूट कैप, ये नहीं करता है। फिर है रूट हेयर, तो मूल रोम जिसको बोलते हैं यहाँ पर, तो ये इसका उत्तर सही आ रहा है। फिर है एपिडर्मिल, एपिडर्मल बाह्य त्वचा जो इसकी होती है वो नहीं। इसके बाद एंडोडर्मल यानी अंतः त्वचा, तो वो भी नहीं। तो कुल मिला के यहाँ के क्या करेंगे? मूल हेयर, मूल रोम, इसका उत्तर आएगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा सब्जी को फूलने से पहले विशिष्ट नम तापमान की आवश्यकता नहीं होती? नहीं होने का बोला है। विच ऑफ, क्या बोला? विच ऑफ फॉलोइंग वेजिटेबल डज नॉट रिक्वायर स्पेसिफिक लो टेम्परेचर बिफोर फ्लावरिंग, मतलब कहने का फ्लावरिंग का इसने बोला है। तो हम बोलेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सब्जी को फूलने की बात बोली। यहाँ फूलने का अर्थ इसने क्या कर दिया? गलत निकाल दिया। तो यहाँ पर देखो, कहने का मेरा आशय ये है विशिष्ट तापमान की आवश्यकता होती है। तो यहाँ क्या है? बेसिक क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया है। बेसिक क्वेश्चन का मतलब इन्होंने ये बोला है कि भाई ठंड के समय में कौन सी फसल होती है, ये उसका तापमान था, लेकिन नहीं होती है उसने ये पूछ लिया, नहीं करके ठंड में नहीं होती है, मतलब ठंड का जो सीजन होता है उसमें कौन सी फसल नहीं होती, ये उसका पूछने का आशय है। तो यहाँ पे बीट रूट चुकंदर तो होता है। बैगन की बात है, बैगन बरसात में होता है, वैसे तीनों ऋतु में होता है, लेकिन बरसात और गर्मी में ज्यादा होता है। तो कैबेज ये भी ठंड में होता है, प्याज भी किसमें होता है? ठंड में, इसलिए उसका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बैगन। और यहाँ पर देखो चुकंदर भी फूलने में, बंद गोभी और प्याज तीनों के फूलने के लिए किसकी जरूरत होती है? ठंड की जरूरत होती है। Which method of estimation of available
available phosphorus is used for natural and alkyl soil। तटस्थ और क्षारीय मिट्टी, क्या बोला, तटस्थ और क्षारीय मिट्टी में फास्फोरस के आकलन हेतु कौन सा तरीका उपयोग भी किया जाता है। मैं तो अपनी बुक में लिख चुका हूं, अपनी कृषि ब्रह्मास्त्र में हम लिख चुके हैं और कई बार मैं इसको बता चुका हूं कि इसके लिए हमेशा ओल्सन विधि का ही प्रयोग किया जाएगा। किसके लिए, फास्फोरस ज्ञात करने के लिए ओल्सन विधि का प्रयोग किया जाएगा। और यह तटस्थ और क्षारीय मिट्टी दे दिया तो हमारा काम और उसने आसान कर दिया। फिर ब्रे मेथड है सेकंड, ब्रे फर्स्ट मेथड है और कुर्ज मेथड है, तो ये काम की नहीं है हमारे लिए। कौन सा, ये काम की है। विच मेथड ऑफ द मिल्किंग इज यूज्ड इन द कमर्शियल डेयरी। वाणिज्य डेयरी में दूध निकालने की कौन सी विधि निम्न प्रयुक्त होती है। तो देखो यहाँ पे मैकेनिकल मिल्किंग, मशीन से दूध दुहाना, फिस्टिंग यानी किस्टिंग लिखा उसको, फिस्टिंग ही है वो। फिर इसके बाद है नकलिंग, यानी कि नकलिंग की विधि आती है, और स्टिपिंग। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि जब भी वाणिज्य उत्पाद की बात करेंगे तो हम मशीनी से दूध निकालने का, क्योंकि इतना दूध जब निकालते हैं तो वो मतलब हमको मशीन उसमें लगेगी, ठीक है, ग्वाले से नहीं कर सकते। फिर बटनिंग इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। बटनिंग में होने वाला एक शारीरिक डिसऑर्डर है। तो बटनिंग का हमको ध्यान रखना है कि गार्लिक, लहसुन, पत्ता गोभी और प्याज, तो वो किसमें होता है, कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी में होने वाला है। हार्टिकल्चर से क्वेश्चन उसने उठा लिया। फिर है हाउ मेनी एटीपी आर रिक्वायरमेंट टू प्रोड्यूस ए मोल ऑफ हेक्सोस इन फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण में एक मोल हेक्सोस के निर्माण के लिए कितने एटीपी की जरूरत होती है। क्योंकि वो चक्र कितनी बार घूमता है, वो चक्र घूमता है 6 बार। कितनी बार घूमता है, 6 बार चक्र घूमता है। और एक मोल हेक्सोस के निर्माण के लिए आपके 18 एटीपी लगते हैं। तो यहाँ पे उत्तर आपका क्या आ जाएगा, 18 एटीपी इसका उत्तर हो जाएगा। केमिकल दैट inhibit the feeding in insect when apply on foliar without impairing their appetite is। रसायन जो भूख को बिना कम किए, मतलब क्या बोला है, appearing in the appetite, हाँ, बिना कम किए पत्तों पर लगने से कीटों में भक्षण को रोक देता है। कहने का मतलब इसने ये पूछा है, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा रसायन जो हम किसी फसल के ऊपर छिड़क दे और छिड़कने के बाद वह पौधा जो होता है, मतलब जो उसपे कीट होता है, वो उसको खा नहीं पाता है। मतलब क्या बोला, रसायन जो भूख को बिना कम किए पत्तों पर लगाने से कीटों में भक्षण को रोक देता है। मतलब उनकी भूख को कोई परेशानी नहीं कर रहा, भूख को कम नहीं कर रहा है, वह उसमें ऐसा गुण डेवलप कर देता है जिससे वह कीट उसको उसकी बदबू से खा नहीं पाता है। तो उसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं आकर्षण कहते हैं, क्या प्रतिकर्षण कहते हैं, या अनशन रोधी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनशन रोधी कहते हैं। भूख को कम नहीं कर रहे, लेकिन अनशन रोधी उसको बोलते हैं एंटीफिडेंट बोलते हैं। एंटीफिडेंट का मतलब ये होता है कि एक ऐसी दवाई का छिड़काव करना पेड़ के ऊपर कि कीट इसके पास में जाए तो सही कीट, लेकिन कीट जाने से पहले वो सोचे। क्यों सोचेगा, इसलिए सोचेगा क्योंकि इससे बदबू इतनी आती है तो वो कीट इसको खा नहीं पाता है। तो वो उसको बोलते हैं एंटीफिडेंट, अनशन रोधी इसका नाम दिया गया है ना। बाकी तो डी वाला तो है नहीं। फिर है स्प्रेइंग और डस्टिंग ऑफ ग्रोमेक्स एंड डीडीटी और मेलाथियन इज डन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ विच डिसीज इन पोल्ट्री। यानी कहने का मतलब पोल्ट्री जिसको बोलते हैं पोल्ट्री, पोल्ट्री उसको अलग अलग लिख दिया, उसको लिखना था पोल्ट्री, एक साथ ही लिखना था। पोल्ट्री है ना ये, वो पोल्ट्री दिख पढ़ने में आ रहा है। पोल्ट्री में गैमेक्स, डीडीटी और मेलाथियन का छिड़काव निम्न में से किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है। नेमाटोड के लिए, फ्लक्स यानी कि क्या है, पर्ण कृमि के लिए, और एक्टा पैरासाइट यानी भाई परजीवी के लिए, या कॉक्सीडियस के लिए। तो कॉक्सीडियस के लिए नहीं करते हम, किसके लिए करते हैं, भाई परजीवी जो रहते हैं उनको मारने के लिए। पहले भारत सरकार खुद इसको छिड़कती थी, लेकिन अब धीरे धीरे उन केमिकलों को क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। अब देखेंगे यहां पर क्या दे रखा है कि हाइड्रोकार्बन एक्स वाई एंड जेड हैव मेल्टिंग पॉइंट। इन्होंने एक पॉइंट दिया है मेल्टिंग पॉइंट इक्वल
टू -190 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर है 110 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड ये सब माइनस में चल रहा है, ये भी किसमें माइनस में, वहां लगा, एंड -90 डिग्री सेंटीग्रेड रेस्पेक्टिवली व्हेन विच वन ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। कहने का आशय हाइड्रोकार्बन XYZ के गलनांक क्रमशः -190 डिग्री सेंटीग्रेड, -110 डिग्री सेंटीग्रेड और -190 के केवल 90 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। अगर इनके ये गलनांक है तो इनमें से एक हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु की अधिकतम संख्या होगी। किसकी अधिकतम संख्या होगी ये उसने बात करी है। तो ये बोल रहे हैं all three have the sum number of carbon atomic, सभी तीनों में कार्बन परमाणु की संख्या समान होगी, x में, z में और x में और y में। तो यहां देखो मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं, 190, 110 और 90 इन तीनों में अगर मैं पूछूंगा बड़ा कौन है तो आप बोलोगे कि 190 बड़ा है। लेकिन यदि मैं तीनों के आगे माइनस लगा देता हूं तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि अब बताओ अब इसमें बड़ा कौन है, तो आप बोलोगे कि ये बड़ा है। अब कौन बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया और ये क्या हो गया, छोटा हो गया। मतलब 90 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो ज्यादा है। तो कहने का मतलब अगर गलनांक की बात करूंगा तो इसका बड़ा है, ताप ज्यादा है, तो इस पे अगर कोई चीज गल रही है तो डेफिनेटली जो 90 डिग्री वाला होगा, -90 डिग्री वाला, वही इसका सबसे ज्यादा होगा। तो एक्स वाई जेड, तो ये तो हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड, तो डेफिनेटली ये इसका बड़ा होगा। मतलब ये जेड ऑप्शन इसने पूछा है। ये केमिस्ट्री जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो केमिस्ट्री के अंदर आपको मैं बताऊंगा गलनांक और क्वथनांक। तो हिमांक, गलनांक और क्वथनांक ये चीजें हम वहां पर पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर की ये क्या होता है। जैसे वो पूछ लेता है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो पूछता है बर्फ की गुप्त उष्मा क्या है, तो 540 होती है। इसके बाद वो पूछ लेता है कि बर्फ की नहीं, सॉरी, भाप की गुप्त उष्मा कितनी होती है, 540, और बर्फ की गुप्त उष्मा होता है 80 कैलोरी। तो ऐसे ही यहां पर भी उन्होंने पूछा, लेकिन पूछने के तरीके में माइनस लाने से ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। तो याद रखना इसका जेड आएगा। अब which of the following test is done to now the fat content of milk, दूध के वसा अवयव को जमाने, किसकी बात करी इसने, जमाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया जाता है। ये बेसिक क्वेश्चन इसने पूछ लिया है, यानी तलछट परीक्षण जिसको बोलते हैं सेडिमेंट टेस्ट, दूसरा है संवेदी परीक्षण यानी सेंसोरी टेस्ट, तीसरा है गर्बर टेस्ट यानी कि गर्बर विधि जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हम घुमाते हैं बहुत ज्यादा, वो गांव में आपने देखा होगा लगा होता है, ऐसे घूमता रहता है और उसके अंदर वो क्या दूध लेते हैं, उसमें केमिकल डालते हैं और उसको घुमा देते हैं। अब घुमाने के बाद फिर उसमें क्या होता है, घुमाने के बाद इसमें क्या होता है, वो उसको जमा देता है, किसको, फैट को अलग लाता है। तो गर्बर विधि इसकी सही होगा। इनहिबिटर टेस्ट, अवरोधक परीक्षण ये नहीं होगा। तो गर्बर विधि को भी पूछ लिया है। तो हमें दूध डेयरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पढ़ना है जिसमें गर्बर विधि है, और इसके अलावा डेयरी से रिलेटेड जो भी चीजें आएगी वो सब हमको पढ़नी पड़ेगी। अब देखिए ये है एक तिलहन फसल है, तो आप जानते हो चावल तो है नहीं, गेहूं है नहीं, चना है नहीं, तो तिलहन फसल क्या है, ग्राउंड नट है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, एमपीटीईटी का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसने बोला है इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD सम ऑफ द एंगल A एंड C इज ट्विस द सम ऑफ द एंगल B एंड D if angle A is 150 and angle D is 50 then angle B is, मतलब क्या बोला, एक चतुर्भुज ABCD में कोण, हमारा एक चतुर्भुज हो गया, उसमें क्या बोल दिया, कोण A बोल दिया, B बोल दिया, C बोल दिया और D बोल दिया। हमारे कोण हो गए A, B, C और D हो गए, ठीक है। कोण A एवं कोण B का योग, उसने क्या बोला, कोण A प्लस कोण B, कोण A प्लस कोण B क्या बोल दिया, B का योग एवं कोण D, सॉरी एक मिनट, कोण A और कोण C का योग, मैं थोड़ा सा गलत पढ़ गया हूं, कोण A एवं कोण C का योग, ठीक है।
कोण बी और कोण डी के कोण का दुगना है। किसका दुगना है? कोण हमारा क्या है? बी है, और कोण हमारा यहां पे क्या है? डी है। सॉरी, इसका क्या दिया? डी है। अब आपको इस भाषा को क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा कि ये क्या बोलना चाह रहा है। तो इसको बोलने पे हम यहां देखेंगे कि यह इसका दुगना है। किसका? इसका दुगना है। अब इसको हमें सोल्व करना है और फिर देखेंगे यदि कोण ए, क्या दे रखा? कोण ए कितना है? 150 है, और कोण डी कितना है? 50 है। तो कोण बी ज्ञात करें, मतलब हमको ज्ञात क्या करना है? ये ज्ञात करना है। मैं एक बार फिर से बना देता हूं। कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, है ना। तो डी कितना दे रखा है? 50, ये कितना रखा है? 150, और हमको ज्ञात क्या करना है? ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, ये ज्ञात करना है। तो अब हम ऐसी कंडीशन जब आती है तब क्वेश्चन को सरल करने की कोशिश करेंगे। तो हम ऐसा कुछ यहां करें कि यहां पर क्या हो जाए? ये इक्वल हो जाए, या हम उसको कुल मिलाकर हम एक चीज ले आए कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। अगर हम एक तरफ ये कंडीशन उत्पन्न कर लें तो ये हो सकता है। तो उस कंडीशन में 2la हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में कोण हम यहां सीधा सा बोल देंगे 2a तथा प्लस 2lc का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में किसका गुणा कर रहे हैं? 2 कोण a और 2 कोण c का गुणा कर रहे हैं। तो अब हम यहां से लिखेंगे, देखना इसको, कोण a प्लस कोण c, इसमें हम किसका गुणा कर रहे हैं यहां पे? या सीधी सी बात अगर मैं बोलूं तो प्लस 2 कोण a, या ऐड कर रहे हैं हम इसमें 2 कोण c, इसको हम ऐड कर रहे हैं। सॉरी, दोनों पक्षों में दोनों को हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं जोड़ करने पर। ठीक है, अब यहां पर क्या आ रहा है? 2, इसका इसमें गुणा कर दूं, कोण b प्लस 2 कोण d, प्लस इसमें क्या जुड़ जाएगा? जो हमने यहां पे जोड़ा था ये, तो ये कर दूंगा 2 कोण a प्लस 2 कोण c, ये हो गया। अब यहां इसको देखना, इसको हम जोड़ेंगे यहां पे, तो 2 कोण a और एक कोण a, तो ये कितना हो जाएगा? 3 कोण a। क्या हो गया? 3 कोण a हो गया। अब यहां पर कोण, ये इसको जोड़ दिया हमने इसके साथ। अब 2 कोण c बचा, यहाँ कोण c बचा, तो इसको भी कर दूंगा, तो 3 कोण क्या हो जाएगा? यहाँ पे c हो जाएगा। अभी हम यहां तक आए हैं। अब इसके बाद हम देखें यहां पर अगर हम चल रहे हैं तो यहां भी देखो 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, और यहां भी 2 है। तो मैं 2 अगर कॉमन ले लूंगा तो यहां क्या बचेगा? कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c प्लस कोण d, क्या बचेगा? कोण b प्लस कोण c प्लस कोण d, ये बचेगा। अब आपको पता है कि कोण a प्लस b प्लस c प्लस d का मान कितना हो जाएगा? तो हम यहां पर लिख देंगे 2 गुणित 300, क्या आ जाएगा? 60। 2 गुणित 360 आया, और यहां पर हम ऐसा कुछ करें कि इसको अलग कर लें, या इसका एक कोऑर्डिनेट ऐसा बिठा लें कि यहां पर वो एक फ्रैक्शन सही प्राप्त हो जाए। तो यहां से मैं कॉमन क्या प्राप्त कर लूंगा? 3, तो ये हो जाएगा कोण a प्लस कोण c। अब इस 3 को उठाकर मैं यहां लाऊंगा, यहीं पे डायरेक्ट कर रहा हूं, जगह कम है। इस 3 को उठा के मैंने यहां से कहां ले आया? वहां ले आया, तो 3 यहां से गायब हो जाएगा। अब 3 को अगर इससे मैं गुणा करूंगा, पहले तो इन दोनों का गुणा करूंगा, तो ये कितना आ जाएगा? 36 दूना 72। इसको 3 से इसको मैं काटूंगा, तो 3 से काटूंगा तो 7 कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा, 1 आएगा। तो फिर 1 अगर यहां पे आएगा तो ये 12, तो ये कटेगा 4 बार, 240 बार कटेगा। यानी कि कहने का मतलब कोण a प्लस कोण c का मान कितना आ गया? यहाँ पे 240 आ गया। अब हमको एक बात का ध्यान रखना है, कोण a प्लस कोण c का मान कितना प्राप्त हो गया? 240। अगर कोण a प्लस कोण c कोण b प्लस कोण c d के बराबर अगर है, तो हम इसके बराबर किसको रख सकते हैं? 240 को रख सकते हैं। तो मैं यहां कर रहा हूं। अब हम क्या करेंगे? 2 कोण b प्लस कोण d
के बराबर हम किसको रख रहे हैं, 240 को रख रहे हैं। इस 2 को मैं इधर लाऊंगा तो ये बट्टे में चला जाएगा, यहां से ये हट जाएगा, तो ये इसको जब मैं काटूंगा तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा, 120 प्राप्त हो जाएगा। कोण B प्लस कोण D कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। हमको ज्ञात क्या करना है, कोण B ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कोण B। तो कोण B प्लस D अगर मैं देखूंगा तो सीधी सी बात है, मेरे पास जो एक ऑप्शन दे रखा है D का मान दे रखा है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा, यहां पे कोण B प्लस कोण D बराबर कितना आएगा, 120। कोण D का जब मैं मान रखूंगा तो कोण D का मान कितना रख दूंगा, यहां पे मैं कोण B प्लस 50 रख दूंगा, बराबर कितना आ जाएगा, 120। 120 को यहां करूंगा तो कोण यहां पर B जो है, कोण B बराबर 120 माइनस कितना आ जाएगा, यहां पे 50 आ जाएगा। इसमें से इसको घटाऊंगा तो यहां पे 70 उत्तर प्राप्त होगा, और 70 जो हमारा आएगा वो यहां पे ये आएगा। मतलब इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन, जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है जिसको एमपीटीईटी ने यहां पर हमको दिया है, लेकिन ये एक क्वेश्चन ही अगर हम सॉल्व करते तो ये समझ लेना कि हमारा कहीं ना कहीं काम आसान हो जाएगा। सब कुछ करना आसान है, जॉब पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। एमपीटीईटी का पेपर हमारा कंप्लीट हो गया है। हम जल्दी एमपीटीईटी की बैच स्टार्ट कर रहे हैं। धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।